यहाँ पर भाग 3 में हम प्रश्नावली 1.2 को समझेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, ये बताना है हमको। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों, हमने जब संख्या पद्धति पढ़ी थी उसमें वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या आती हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याओं में आएंगी। तो हमारा ये आंसर क्या होगा, इसका सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्याएं आती हैं। जो वास्तविक संख्या होती हैं उनमें सभी अपरिमेय संख्या आती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप होता है। ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जब हम संख्या रेखा खींचते हैं कोई भी, तो उसमें प्लस वाली संख्याएं, इधर संख्या के प्लस वाली संख्या रहती हैं और इधर माइनस वाली संख्या रहती हैं। तो जो माइनस वाली संख्या होती हैं, ऋणात्मक संख्या, वो वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं होती हैं, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या किसी वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी तो वास्तविक संख्याएं होती हैं। माने यहाँ पर कह रहा है, वो जो वास्तविक संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याओं होती हैं, लेकिन जो वास्तविक संख्याएं वो परिमेय भी होती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होते। उदाहरण जैसे धनात्मक पूर्णांक 1 लिए, 1 को हम 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 गुणे 1, और इसका वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा, इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे और भी उदाहरण ले सकते हैं हम, √4, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, √ के अंदर इन दोनों से क्या बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और भी कई एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे √9, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, 3, तो यहाँ पर ये भी एक परिमेय हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं। क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि कई एक धनात्मक पूर्णांक ऐसे हैं जिनके वर्गमूल क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। दो के बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे संख्या रेखा पर √5 को दर्शाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एक संख्या रेखा खींचेंगे। ऐसे संख्या रेखा खींचने के बाद इस पे जो मध्य बिंदु होता है उसको 0, इधर स्केल की सहायता से 1-1 सेंटीमीटर बराबर दूरी पर यहाँ पे 1, 3, इधर भी स्केल की सहायता से टिक कर लेंगे, 1, 2 और 3, इधर -1, -2 और -3, इधर +1, +2 +3। अब यहाँ पर हमको √5 को दर्शाना है, तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जो 2 है उस पे चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का, 90 अंश का। तो 90 अंश का कोण कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा, यहाँ पे टिक कर लेंगे चांदे की सहायता से, और स्केल की सहायता से इसमें वही 1 अंक दूरी लेकर, जैसे यहाँ पे लिए थे 1 अंक, उसी प्रकार 1 इकाई दूरी लेकर इसको यहाँ पे मिला देंगे। एक इकाई दूरी लेकर इसको यहाँ मिला देंगे, और जो बिंदु आएगा उसको इससे O से मिला देंगे। इस प्रकार
यहाँ पर 1 इकाई लिख देंगे, 1 इकाई, ये यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई दूरी थी। अब यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा √5। किसका मान आएगा? √5 का। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर √5 को दर्शाते हैं। अब प्रकार की सहायता से यहाँ पर ये दूरी लेकर O से, और यहाँ पर एक चाप घुमाएंगे ऐसे, ऐसे जो चाप आएगा इस प्रकार से, यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त होगा वो किसका मान होगा? √5 का। ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी कैसी रहती हैं? बराबर रहती हैं। इनको नाम दे देंगे, यहाँ पर A, इसको B नाम दे देंगे, बिंदु B, इसको बिंदु C और इसको बिंदु D। माने जो हमें AD दूरी प्राप्त हुई है यहाँ से यहाँ तक, वो किसका मान है? √5 का। तो इस प्रकार से हम √5 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अंत में लिख देंगे AD बराबर √5 संख्या रेखा पर √5 का अभीष्ट निरूपण है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना। तो यहाँ पे वर्गमूल सर्पिल की रचना कैसे करते हैं अपन? स्केल की सहायता से यहाँ पे 1 इकाई दूरी लेते हैं, 1 इकाई कोई भी दूरी ले लेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पे ली हमने ये दूरी 1 इकाई, इसको नाम दे देंगे बिंदु O और इसको नाम दे देंगे बिंदु P। क्या दूरी ली हमने? OP। OP दूरी लेने के बाद यहाँ पे कितनी ली है? 1 इकाई। इसके बाद यहाँ पर बिंदु P से 90 अंश का कोण बनाएंगे चांदे की सहायता से। ये 90 अंश का कोण कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर आएगा। अब फिर से स्केल की सहायता से 1 इकाई दूरी पर यहाँ पर इसको मिला देंगे, तो ये ऐसे मिल जाएगा। ये भी 1 इकाई है। जो अगला बिंदु प्राप्त होगा उसको नाम दे देंगे P1। क्या नाम देंगे? P1। और P1 को O से मिला देंगे, P1 को O से मिला देंगे। ये दूरी प्राप्त होगी, उसको नाम देंगे हम क्या? जो ये मान होगा वो क्या होगा? √2। ये मान कैसे होता है? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, माने इन दोनों को √ में ले जाके 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? √2। माने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से एक कर्ण का मान आता है कितना? √2। इसी प्रकार आगे भी फिर से हम चांदे की सहायता से जो बिंदु P1 है उस पे 90 अंश का कोण बनाएंगे, यहाँ पे आएगा। और इसमें स्केल की सहायता से 1 इकाई दूरी लेकर इससे मिला देंगे। यहाँ पर 1 इकाई, और जो बिंदु प्राप्त होगा उसको P2 नाम देंगे और P2 को O से मिला देंगे। जो दूरी प्राप्त होगी वो भी क्या होगी? √3। अब पुनः माने OP का मान कितना हुआ? 1। OP1 का मान कितना हुआ? √2। OP2 का मान कितना हुआ? √3। इसी प्रकार आगे भी फिर से अपन स्केल की सहायता से, नहीं सॉरी चांदे की सहायता से, फिर से हम चांदे की सहायता से OP2 रेखा पर 90 अंश का कोण बनाएंगे और
स्केल की सहायता से एक इकाई दूरी लेकर उससे मिला देंगे। और जो अगला मान प्राप्त होगा उसको नाम देंगे P3 बिंदु को, और P3 को O से मिला देंगे। ये भी एक इकाई है, तो ये हो जाएगा कितना, √4। माने OP3 का मान कितना हो जाएगा, √4 बराबर 2 भी लिख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हम वर्गमूल सर्पिल की रचना करते। दोस्तों हमने यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 को समझा है। आगे की प्रश्नावली समझने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।